मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज चीनी संविधान के मूल आधार, चीनी व्यवस्था का, साम्यवादी व्यवस्था के मूल आधार के रूप में चीनी साम्यवादी दल का अध्ययन करेंगे। साम्यवादी दल यह चीन में एकमात्र दल है। चीन की व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था है। दल के अनुसार, दल के आधार पर दुनिया में 3 प्रकार की पद्धतियां पाई जाती हैं। एक दलीय व्यवस्था। दुनिया में जितने भी साम्यवादी देश हैं या इसके पहले थे, इन सभी साम्यवादी देशों में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती थी और है। दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था को प्रजातंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यदि किसी देश में द्विदलीय व्यवस्था है, दोनों 19-20, 20-21, 19-21 हैं, तो उस व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था और उस प्रजातंत्र को परिपक्व प्रजातंत्र माना जाता है। तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था। जिस देश में बहुत ज्यादा राजनीतिक दल होते हैं उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। बहुदलीय व्यवस्था दुनिया के कई देशों में है, जैसे भारत, इटली, स्विट्जरलैंड। इन देशों में बहुदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था दुनिया के 2 देशों में है, संयुक्त राज्य और इंग्लैंड। एक दलीय व्यवस्था साम्यवादी देशों में। जहां पर बहुदलीय व्यवस्था होती है वहां पर दलों का अस्तित्व कागजों में होता है, वास्तविक क्षेत्र में या फील्ड में नहीं होता और इसे प्रजातंत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। भारत में हर गली मोहल्ले में आपको दल मिल जाएंगे। लगभग 3000 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं निर्वाचन आयोग में। इनमें से हजारों का कोई अता पता नहीं है, यहां तक कि उनका पता भी गलत है, लेकिन भारत है, सब चलता है। तो खैर, चीन में एक दलीय व्यवस्था है और इस एक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत एकमात्र साम्यवादी दल है। चीन की व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था है। साम्यवाद के 2 पक्ष के रूप में आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। एक है राजनीतिक पक्ष, दूसरा है आर्थिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष साम्यवाद का मतलब होता है पूर्ण तानाशाही। ऐसी तानाशाही जहां पर किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं। शासन जैसा कहेगा, जैसा चाहेगा, आपको करना पड़ेगा। इसका आर्थिक पक्ष, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधा शासन उपलब्ध कराता है। शोषण नहीं होता। सब के सब कामगार होते हैं, काम करने वाले होते हैं। कमाने वाले, बैठकर कमाने वाले, शोषण करने वाले पूंजीपति, सामंत, जमींदार, बड़े बड़े धन्ना से दुकान, ऐसा लोग नहीं होते। मतलब पूरा समाज एक वर्ग होता है। समाज में एक ही वर्ग होता है, काम करने वालों का वर्ग। तो ये साम्यवादी व्यवस्था के ये 2 पक्ष हैं। 1921 में माओत्से-तुंग और चाउ एन लाई दोनों ने मिलकर के साम्यवादी दल का गठन किया और यह साम्यवादी दल सोवियत संघ के साम्यवादी दल से पूरी तरह से प्रभावित और प्रेरित था। चीन में इसके पहले, सोवियत संघ में इसके पहले 1917 में क्रांति हो चुकी थी। लेनिन के नेतृत्व में साम्यवाद की व्यवस्था हो चुकी थी। तो वहां से प्रेरित होकर के चाउ एन लाई और माओत्से-तुंग ने मिलकर के साम्यवादी दल का गठन किया और इसके गठन के समय इसके सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 13 थी और आज चीन में इसके सदस्यों की संख्या करोड़ों तक, 50 करोड़ से ज्यादा हो गई। इसने शुरुआती दौर से ही शासन का विरोध करना शुरू किया और शासन से उसने युद्ध का मार्ग अपनाया। पहले छिटपुट संघर्ष होते रहे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो चीन पर जापान आक्रमण किया था
तो उस समय साम्यवादियों ने जापान को परास्त करने के लिए युद्ध में सरकार का साथ दिया। ये साम्यवादी इतने चतुर और शातिर थे कि एक जापानी जनरल लिखता है कि जब हम चीनी सैनिकों से लड़ने के लिए, चीनी साम्यवादियों से लड़ने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेजते थे तो वह टुकड़ी वापस नहीं आती थी। मतलब चीनी साम्यवादी उसको मार डालते थे। और जब बड़ी टुकड़ी भेजते थे, बड़ी मात्रा में सेना सैनिकों को भेजा जाता था, तो एक भी साम्यवादी उनको मिलता नहीं था। और इस प्रकार से चाउ एन लाई और माओ त्से के नेतृत्व में साम्यवादियों ने जापान को विजय नहीं दिला सका। जापान चीन को जीत नहीं पाया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद साम्यवादियों ने खुल करके चीन की शासन के साथ युद्ध शुरू कर दिया। ये लोग गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है अचानक प्रकट होकर के शत्रु पर कूद पड़ना, अचानक पूरी ताकत के साथ शत्रु पर वार करना, इसको गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। और इस गुरिल्ला युद्ध का परिणाम यह हुआ कि 1 अक्टूबर 1949 को चीन की मुख्य भूमि पर, पूरे देश की मुख्य भूमि पर साम्यवादियों का कब्जा हो गया और साम्यवादी शासन की स्थापना कर दी गई। चाउ एन लाई प्रधानमंत्री बने, माओ त्से राष्ट्रपति। चीन की जो सरकार थी, पूंजीवादी सरकार थी, चांग काई शेक का शासन था, वह अपने अनुयायियों के साथ ताइवान या फार्मोसा चला गया। ताइवान भी चीन का एक अंग था। उस ताइवान में उसने जाकर के चांग काई शेक ने अपनी निर्वाचित सरकार की स्थापना कर दी और अमेरिका का वरदस्त उस समय भी प्राप्त था और आज भी ताइवान को मिला हुआ है। और ताइवान की रक्षा के लिए हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसेना का एक बेड़ा वहां पर स्थायी रूप से निवास रखता है, ताकि चीन, साम्यवादी चीन ताइवान की ओर नजर उठाकर न देख सके या उसको कब्जा करने का प्रयास कर रहे। तो साम्यवादियों ने युद्ध के द्वारा चीन की भूमि पर अपना अधिकार किया। अब देखें विशेषताएं साम्यवादी दल की या चीनी राजनीतिक दल व्यवस्था की विशेषताएं। सबसे पहले है एक दलीय व्यवस्था। यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है। वैसे चीन में 8 अन्य दल भी हैं, लेकिन ये सब दल दिखाने के लिए हैं, ये 8 दल साम्यवादी दल के अधीन रहकर काम करते हैं। आप इसे इस रूप में मान सकते हैं जैसे भारत में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस में विद्यार्थियों के लिए भी एक संगठन बना हुआ है, महिलाओं के लिए संगठन बना है, युवाओं के लिए एक संगठन बना है, जैसे युवक कांग्रेस कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों के लिए NSUI है, जैसे महिला प्रकोष्ठ होता है महिला कांग्रेस। तो इस प्रकार से चीन में ये 8 अलग अलग प्रकार के दल हैं, लेकिन ये सब दल साम्यवादी दल के अधीन रहकर काम करते हैं। वहां पर ट्रेड यूनियंस भी हैं, ट्रेड यूनियन साम्यवादी दल के अधीन काम करेंगे। विद्यार्थियों का संगठन है, ये भी साम्यवादी दल के अधीन काम करेगा। वहां पर जितने भी संगठन है, दलगत संगठन, ये सब दल मुख्य साम्यवादी दल के अधीन रहकर काम करते हैं। तो यहाँ पर वैसे एक दलीय व्यवस्था है और पूरे तरह से साम्यवादी दल का पूरे देश की समस्त संगठनों पर इसका नियंत्रण बना रहता है। दूसरा है संवैधानिक मान्यता। चीन के 1982 के संविधान में जो भी चल रहा है उसमें साम्यवादी दल को मान्यता दी गई है और साम्यवादी दल को एकमात्र दल के रूप में स्वीकार किया गया है। तीसरा है निश्चित उद्देश्य। साम्यवादी दल का उद्देश्य क्या है? देश की साम्यवादी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, इसके शत्रुओं को नष्ट करना, समाप्त करना, उनको कठिन से कठिन दंड देना, ताकि देश अखंड और सुदृढ़ बना रहे, राष्ट्र की एकता बनी रहे। और मोनोलिथिक प्रकृति, मोनोलिथिक का मतलब होता है एक बड़े पत्थर पर बना, एक पत्थर का बना हुआ स्तंभ या खंभा, उसको मोनोलिथिक कहते हैं। मतलब एकमात्र दल साम्यवादी दल और उसी के अधीन पूरी व्यवस्था की स्थापना, पूरा व्यवस्था का संगठन, पूरी व्यवस्था का संचालन करना,
इसलिए एक दलीय व्यवस्था को मोनोलिथिक प्रकृति कहते हैं। फिर है सत्ता का केंद्र, सामूहिक दल सत्ता का केंद्र, सत्ता का एकमात्र केंद्र सामूहिक दल है, क्योंकि सामूहिक दल में मेहनत का व्यक्ति, मजदूर, श्रमिक ऐसे लोग इसके सदस्य हैं और इन सभी का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र संगठन, एकमात्र दल सामूहिक दल है। फिर है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। ये दो विरोधी शब्द हैं, लोकतंत्र, केंद्रीकरण, दोनों विरोधी हैं। कैसे? लोकतंत्र कहता है कि शक्तियां बटी होनी चाहिए, शक्तियां केंद्रीकृत क्यों नहीं होनी चाहिए? जहां शक्तियां केंद्रित हुई, केंद्रित मतलब एक जगह पर इकट्ठा होना, जहां शक्तियां केंद्रित हुई वहां पर तानाशाही आएगी। इसलिए लोकतंत्र में शक्तियां बटी होती है। भारत को देख लीजिए, भारत में केंद्र सरकार की अलग शक्तियां, राज्य सरकार की अलग शक्तियां, फिर ग्राम पंचायती व्यवस्था की स्थापना की गई है, पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत की अलग शक्तियां, जनपद पंचायत की शक्तियां, जिला पंचायत की शक्तियां, नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर निगमों की शक्तियां, सबकी शक्तियां अलग अलग बटी हुई है, निर्धारित है और हर संगठन अपनी अपनी सीमा में रहते हुए काम करता है। शक्तियां बटी हुई, जहां शक्तियां बटी होंगी तानाशाही नहीं आ सकती, लेकिन जहां कहीं भी शक्तियों का केंद्रीकरण होता है तानाशाही को प्रोत्साहन मिलता है और जहां कहीं भी शक्तियां केंद्रित हुई तानाशाही आएगी। इसलिए दुनिया में किसी भी देश का तानाशाह सबसे पहले समस्त शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित करता है। तो लोकतांत्रिक केंद्र, लोकतंत्र के दृष्टि से निर्वाचन तो होता है लेकिन शक्तियां नीचे से ऊपर गिर जाती हैं। फिर जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, इस शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है। जनवादी मतलब जनता, लोकतांत्रिक मतलब पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक होगी, मतलब हर संगठन के लिए, हर पद के लिए निर्वाचन होगा, हर पद के लिए निर्वाचन होगा, नियुक्ति नहीं होगी, एक निर्वाचन होगा। निर्वाचन बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से होगा, लेकिन और आगे क्या? तानाशाही, इनकी तानाशाही होगी पूरे देश में। ये सामूहिक दल की प्रकृति है या उसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद देखिए सदस्यता। चीन में सामूहिक दल की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, सबको नहीं दे दिया जाता। तो क्या होता है, दो पुराने सदस्य किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करते हैं, फिर उसको टेम्परेरीली अस्थायी रूप से सदस्यता दे दी जाती है और फिर उसे परिवीक्षाधीन के अधीन रहना पड़ता है। परिवीक्षाधीन मतलब उसको प्रशिक्षण काल में अपना समय, कुछ समय उसको देना पड़ता है, लगभग 6 महीने साल भर तक वह प्रशिक्षण प्राप्त करता है। प्रशिक्षण करने के बाद जब अच्छी तरह से ठोक बजाकर अच्छी तरह देख लेते हैं तब जाकर उसको उसकी सदस्यता कंफर्म की जाती है। और 2 सदस्यों की सिफारिश परिवीक्षाधीन, फिर है योग्यता क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए और दल के संविधान, कार्यक्रम, निर्णय के प्रति आस्था होनी चाहिए। दल के संविधान, दल का अलग संविधान बना हुआ है जिसमें नियम आदि, कार्यक्रम आदि का समर्थन का उल्लेख किया गया है। तो दल के संविधान के प्रति, दल के कार्यक्रमों के प्रति, दल की नीतियों के प्रति वह पूरी तरह से आस्थावान हो और काम के प्रति उसकी भावना होनी चाहिए, मतलब उसको काम करना चाहिए, काम करने वाला हो, आदेश देने वाला न हो, काम के प्रति उसके मन में आस्था होनी चाहिए, वो खुद काम करे और दूसरों को भी काम करने की प्रेरणा दे, ये उसकी कम से कम योग्यता है। फिर आगे संगठन, सामूहिक दल का संगठन एक पिरामिड की भांति है। पिरामिड कैसे? नीचे बहुत ज्यादा बड़ा, जैसे जैसे ऊंचाई उठती जाएगी वैसे वैसे उसका आकार कम होती जाएगी, उसको कहते हैं पिरामिड। नीचे बड़ा आकार, जैसे जैसे ऊपर की ओर ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका आकार संकरा हो रहा है, कम होते जाएगा।
उसको पिरामिड कहते हैं। तो चीनी साम्यवादी दल का संगठन पिरामिड के समान है। सबसे पहले सबसे नीचे प्राथमिक इकाई जो हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर नगर में इसको देखा जा सकता है। उसके ऊपर है राष्ट्रीय दल कांग्रेस। राष्ट्रीय प्रारंभिक इकाई की संख्या हजारों में है, लाखों में है, इसके सदस्यों की संख्या भी करोड़ों में है। उसके ऊपर है राष्ट्रीय दल कांग्रेस, उसके ऊपर है केंद्रीय समिति। तो देखिए, प्राथमिक इकाई राष्ट्रीय दल कांग्रेस का सदस्यों का निर्वाचन करती है, राष्ट्रीय दल कांग्रेस केंद्रीय समिति के सदस्यों का निर्वाचन करती है। केंद्रीय समिति में लगभग 2000 के आसपास सदस्य हैं। यह केंद्रीय समिति पॉलिट ब्यूरो का निर्वाचन करती है। यह जो पॉलिट ब्यूरो है, साम्यवादी दल की जान है। पॉलिट ब्यूरो के सदस्य जो होते हैं, यह केंद्रीय समिति के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और जो व्यक्ति एक बार पॉलिट ब्यूरो का सदस्य बन गया, वह चीन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। इस पॉलिट ब्यूरो के 23 सदस्य होते हैं, लेकिन 23 सदस्य मिल करके हमेशा किसी विषय पर निर्णय नहीं ले सकते, जल्दी में नहीं कर सकते। तो इस पॉलिट ब्यूरो की एक और केंद्रीय समिति बनाई गई है, जिसे स्थायी समिति कहते हैं, जिसमें 6 या 7 सदस्य होंगे। ये स्थायी समिति के 7 सदस्य या पॉलिट ब्यूरो के 23 सदस्य पूरे चीन की शासन व्यवस्था का संचालन, निर्धारण, नियंत्रण और निर्देश करते हैं। ये स्थायी समिति चीन की मुख्य शक्ति का केंद्र है। और यही 7 लोग शासन में सर्वोच्च पदों पर बैठ करके पूरा काम करते हैं। मतलब दल के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, ये प्रमुख पदाधिकारी ही शासन में मुख्य पदों पर विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर दल और सरकार में कोई अंतर नहीं। और इस केंद्रीय समिति के बाद और ये स्थायी समिति के बाद सचिवालय होता है। सचिवालय का मुखिया महासचिव, और यही महासचिव पॉलिट ब्यूरो का महासचिव होता है, स्थायी समिति का मुखिया होता है। यहाँ पर चीन में या साम्यवादी देशों में किसी भी संस्था में अध्यक्ष या राष्ट्रपति का पद नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि एक दलीय, जहां पर एक व्यक्ति होगा, मुखिया होगा, राष्ट्रपति होगा, वहां पर तानाशाही की संभावना बनी रहेगी। तो साम्यवादी दल में अध्यक्ष या राष्ट्रपति नहीं होता, यहाँ पर महासचिव सर्वे सर्वा होता है। सब कुछ, सभी प्रकार की शक्तियां महासचिव के हाथ में होती है। आपको स्टालिन का नाम याद होगा। लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ में स्टालिन मुखिया बना था, लेकिन स्टालिन प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति नहीं था। और प्रधानमंत्री बन करके वह दल का महासचिव था। तो जो दल का महासचिव होता है, वह किसी भी पद पर रहे, वही सर्वे सर्वा, आल इन आल। उसमें सभी प्रकार की शक्तियां निहित होती है। जैसे अभी शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति भी हैं, पॉलिट ब्यूरो के मुखिया हैं, केंद्रीय समिति के मुखिया हैं, स्थायी समिति के मुखिया हैं और दल के महासचिव, और वही केंद्रीय सैनिक आयोग के मुखिया हैं। देखिए, महासचिव यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, दल का महासचिव, और वही व्यक्ति सभी प्रकार की मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है। तो ये जो 7 व्यक्ति हैं या ये जो 23 व्यक्ति हैं, ये कहाँ कहाँ रहते हैं? जैसे प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री, या उधर केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष सदस्य वगैरह वगैरह, इधर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उधर राष्ट्रीय जन कांग्रेस के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि हैं, या न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये सब ये 23 व्यक्ति होते हैं। ये सब मिलकर के पहले दल की मीटिंग करके पहले हर प्रकार की नीतियों का निर्माण करते हैं, निर्णय लेते हैं, और वही निर्णय फिर अपने संगठन में जाकर, अपने शासन के विभिन्न पदों पर जाकर
क्रियान्वित करते हैं। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए और फिर आगे है दल नियंत्रण आयोग। दल नियंत्रण आयोग का भी अध्यक्ष इसमें होता है, मुखिया होता है। तो दल नियंत्रण आयोग सामवादी दल के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करता है। यदि कोई दल का सदस्य किसी प्रकार की गड़बड़ी कर रहा है, दल के विरुद्ध काम कर रहा है, राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहा है, या ऊपर के आदेशों को मानता नहीं है, आलोचना करता है, विरोध करता है, तो दल नियंत्रण आयोग उसके विरुद्ध कार्यवाही करता है और दंडात्मक कार्यवाही करता है, छोड़ता नहीं है, चेतावनी नहीं देता। तो इस प्रकार से दल का संगठन होता है। मूल चीज है पॉलिट ब्यूरो, स्थायी समिति, सचिवालय। तो चीन में दल ही सरकार है, सरकार ही दल है। हमने प्लेटो के चैप्टर में पढ़ा था, प्लेटो ही दर्शन है, दर्शन ही प्लेटो है। प्लेटो और दर्शन समानार्थी। चीन में दल ही सरकार है, सरकार ही दल है। ये है चीन की सामवादी दल की व्यवस्था। अब देखें, हमने चीन के संविधान का अध्ययन किया। क्या चीन में प्रजातंत्र है? बिल्कुल है। कैसे? चीन में संविधान में प्रजातंत्र की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। मतलब चीनी संविधान प्रजातंत्र को स्वीकार करता है। दूसरी चीज, यहाँ पर निर्वाचन होता है, जनता का प्रतिनिधित्व होता है। जनता, वहां के नागरिक अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम करते हैं। फिर है गणतंत्र है। गणतंत्र भी प्रजातंत्र का एक लक्षण है। गणतांत्रिक व्यवस्था में प्रायः प्रजातंत्र भी यदि है और वहां पर गणतंत्र है तो उसको प्रजातंत्र का एक सपोर्टिंग फीचर माना जाता है। फिर है मौलिक अधिकार। यहाँ पर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए और वहां का नागरिक और चीन का नागरिक मौलिक अधिकारों का उपयोग करता है। न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और कार्यपाल का उत्तरदायी बनाया गया है। समस्त संस्थाएं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर राज्य परिषद और उसके बाद फिर न्यायालय, केंद्रीय सैनिक आयोग, ये समस्त संगठन वहां की राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होकर काम करते हैं। समस्त संगठन राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व है और इस आधार पर कहा जा सकता है कि चीन में प्रजातंत्र है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता जब देखें, चीन में प्रजातंत्र नहीं है। मतलब वहां पर अधिनायकवाद है, निरंकुश और तानाशाही व्यवस्था है। कैसे? सबसे पहले एक दलीय व्यवस्था। आप दूसरे दलों का निर्माण नहीं कर सकते। यदि दूसरे दल का निर्माण करते भी हैं तो उसको सामवादी दल के अधीन काम करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध नहीं, उसके अगेंस्ट में नहीं, उसके समानांतर नहीं। तो एक दलीय व्यवस्था है। दूसरे दल बनाने की मनाही तो संविधान में नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है जैसे भारत में सैकड़ों हजारों राजनीतिक दल हैं, ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था चीन में नहीं है। दूसरा है निर्वाचन होते हैं, लेकिन निर्वाचन सर्वसम्मति से होते हैं। ये पॉलिट ब्यूरो और स्थायी समिति जितने नामों का निर्णय करते हैं वही लोग चुनाव में खड़े होते हैं, वही लोग जीतते हैं और 99.9% मतदान होता है। क्यों? दिखाने के लिए। फिर मौलिक अधिकार है तो, लेकिन मौलिक अधिकारों का उपयोग आप इस प्रकार से करेंगे जिससे चीन की साम्यवादी व्यवस्था सुदृढ़ हो। मतलब आप सरकार और सरकारी व्यवस्था का समर्थन करने के लिए बाध्य हैं। आप आलोचना नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, हड़ताल कुछ भी आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य शासन के पक्ष में होना है, शासन के विरुद्ध नहीं। और यदि किसी भी व्यक्ति ने शासन के विरुद्ध एक शब्द भी निकाला, उसका अगले दिन पता नहीं चलता।
इतनी कठोर व्यवस्था है, ऐसी तानाशाही। और संसद है तो सही राष्ट्रीय जन कांग्रेस, जिसके सदस्यों की संख्या 3000 के आसपास है, साल भर में एक बार मिलती है, इसका अधिवेशन साल भर में एक बार होता है, वो भी 2-4 दिन के लिए, तो उससे ज्यादा नहीं। मतलब 3000 सदस्य जहां पर बैठे वहां पर कौन सी चर्चा होती होगी, केवल दिखाने की। और फिर उत्तरदायित्व है, किस प्रकार का उत्तरदायित्व है? उनसे जानकारी के लिए उनसे प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा क्यों किया, ये नहीं। ऐसा कैसे किया, नहीं। ऐसा कब होगा, नहीं। एक सीमित मात्रा में जानकारी के लिए उनसे पूछा जाता है और वो जवाब देते हैं, जानकारी दे रहे बस। वो भी विरोध नहीं कर सकता, वो आलोचना नहीं कर सकता। तो उत्तरदायित्व दिखाने के लिए। और फिर न्यायपालिका में व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलता। ये भारत नहीं है जहां पर अजमल कसाब को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्चा, अरबों रुपए खर्चा कर दिया। एक व्यक्ति नहीं, ये सब 3 में नहीं होती। तो निर्वाचन, मौलिक अधिकार, संसद, उत्तरदायित्व, न्यायपालिका केवल दिखावा है और कुछ नहीं। और आखिरी में आक्रामक नीति। चीन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आक्रामक नीति का पालन करता है, और जहां कोई भी देश आक्रामक नीति का पालन कर रहा है, मतलब ये हुआ वहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है। कोई भी प्रजातांत्रिक देश आक्रामक नहीं होता, पहले रक्षात्मक होता है। ये है चीन की साम्यवादी व्यवस्था और चीन की प्रजातांत्रिक व्यवस्था। दुनिया को कहने के लिए, दिखाने के लिए प्रजातंत्र है, लेकिन वहां पर वास्तविक रूप में एक व्यक्ति की तानाशाही, और वह है दल के महासचिव की तानाशाही। और ऐसा ही प्रत्येक साम्यवादी देश में होता है। इसी के साथ चीनी सम्मान पूरा हुआ। आप सभी को